पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। 5 बात पढ़े थे। छठा बात जो है वह प्रॉपर्टीज के अंतर्गत नहीं, ग्राफिकल कुछ कंसेप्चुअल बात, जिसको हम अभी देखेंगे। तो जो सबसे पहला ग्राफ है उसी में सब बात समझाना है, बाकी का जो दोनों है वो उसी पर डिपेंड करता है, इसलिए आप इसको देखिए ढंग से। मान लीजिए कि आपके पास दो लिक्विड है, एक है लिक्विड ए और दूसरा है लिक्विड बी, और दोनों प्योर है। यदि प्योर है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट ए से इंडिकेट हम लोग करेंगे, इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट बी से। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं और इस बड़े से बर्तन में हम बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे ए और बी का। और ऐसा नहीं है कि एक बार बना लेंगे उसके बाद बात खत्म हो जाएगा, हम डिफरेंट कंपोजिशन पर कुछ काम करने वाले हैं। मतलब ए का अमाउंट बी का अमाउंट लगातार हम इस सॉल्यूशन में चेंज करते रहेंगे, और उस चेंज का क्या फर्क पड़ता है इस बात को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस ग्राफ से, और इसी को हम फिर एक्सपेरिमेंट से जोड़ देंगे। तो इसलिए थोड़ा जटिल बात है भी, तो ध्यान से देखिए इधर। देखो, यदि हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ए और बी का बनाते हैं तो यहाँ पर पी ए बराबर होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ये तो आप पहले से जानते हैं। और पी बी बराबर क्या होगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास करेगा, है ना जी। वाई बराबर एम एक्स, दोनों है ना वाई बराबर एम एक्स। हम एक्चुअल में एक ही ग्राफ पर इस ग्राफ को भी दिखाएंगे और इसको भी दिखाएंगे, दोनों को एक ही साथ लेके चलेंगे। बाद में सॉल्यूशन का भी ग्राफ उसी ग्राफ पर हम लिखेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें भारी हो जाती है, इसलिए शुरू से बात को समझिए आप। अब जो मानने के लिए कहा जाए उसको मानिएगा, या जो भी है जैसा भी अपना देखिए। देखो, नीचे हम लोग लेते हैं मोल फ्रैक्शन, इसलिए क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये जो वैल्यू है यह कांस्टेंट है और एक्स ए वेरिएबल है, तो यही ना लिखा था y बराबर एम एक्स, या एक्स एम इस बार कह सकते हो क्योंकि कांस्टेंट तो पी नॉट ए है। तो एक्स एक्सिस पर किसको रख दिए हम लोग, मोल फ्रैक्शन को। एक्स ए नहीं कह सकते हैं, मोल फ्रैक्स एक्स ए का मोल मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी हमको मोल फ्रैक्शन ही ना रखना है। और वाई एक्सिस पर किसको रखेंगे, पार्शियल प्रेशर को। तो पार्शियल प्रेशर को जनरली हम वेपर प्रेशर के रूप में रख देते हैं, मतलब सिंपली प्रेशर को ही ना रखना है तो रख दिए। सुनिएगा आप ध्यान से। अब हम जो जो बोलते हैं उसको थोड़ा माथा में सेट कीजिए आप। हम इस खाली बर्तन में सिर्फ ए लिए हैं, सिर्फ ए, बी बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। तो बताइए इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि मोल फ्रैक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कि वह प्योर स्टेट में है। यदि किसी चीज़ का मोल फ्रैक्शन 1 हो, 1 मोल लिए, 1 मोल में 1 को मोल ए है, तब न उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। तो इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को यदि हम 0 मानते हैं, 0 नहीं 1 मानते हैं, तो इसी पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 0। क्या इस बात को आप समझे। अब यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो हम ये समझ रहे हैं कि ए जो है वह प्योर अभी लिया गया है, और प्योर यदि ये लिया गया है तो निश्चित है कि इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, जिस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। यानी इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर का जो भी पॉइंट बनेगा यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पी नॉट ए। समझे ये हम कैसे बोल गए। अभी आप सिर्फ ए लिए हैं तो हम तो सिर्फ ए के वेपर प्रेशर की बात कर पाएंगे। तो मैक्स और ए का मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो कितना सकता है, जो उसका अपना प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। क्योंकि अब यदि हम कोई चीज़ उसमें डालेंगे नॉन वोलेटाइल टाइप का सॉलिड, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। हाँ, यदि वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे तो उसका वेपर प्रेशर और इंक्रीज कर सकता है।
तो सब पॉसिबिलिटी पर हम बात इस ग्राफ में कर लेंगे। जितना बात आप पीछे पढ़ें सब बात एक तरफ से आ जाएगा इसमें, इसीलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए ये एक सिचुएशन हुआ। तो कंपोजिशन का मतलब यहाँ ये है कि हमने यहाँ पर सिर्फ ए लिया और बी लिया ही नहीं, उस वक्त इसका प्रेशर इतना था जिसको हम P0 A कह रहे हैं। अब बताइए कि कुछ अमाउंट यदि हम इसमें बी का डाल दें तो इस कंपोजिशन पर क्या फर्क पड़ेगा? XA घटेगा, मान लीजिए 0.8 हो गया, और XB बढ़ेगा, तब ना दोनों को जोड़ के 1 करेंगे आप, तो XB यदि 0.2 होगा तब ना दोनों जुड़ के 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम नेक्स्ट कंपोजिशन पर जाते हैं तो हम अपने मन से वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। XA कितना 0.8 और XB कितना 0.2। यह सोच कर ये कंपोजिशन हम करते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें 0.8 मोल A है और 0.2 मोल B है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर मोल, किसी चीज़ का जो पर्टिकुलर मोल होता है वही उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब आप ये बताइए कि अब जो प्रेशर बनेगा उसमें तो A का भी बनेगा, B का भी बनेगा। तो अब तो हम P0 A या P0 B की बात नहीं कर सकते हैं। अब हमको बात करना पड़ेगा PA की, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की, या पार्शियल प्रेशर ऑफ B की। अभी हम A पर काम कर रहे हैं जनरली, चूँकि P0 A को लिए हैं। आप हमको सिर्फ ये बता दीजिए कि यदि B के मिलाने से A का मोल फ्रैक्शन घटा है, यानी सॉल्यूशन में A का अमाउंट घटा है, तो ऐसी स्थिति में A के प्रेशर पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्या होगा उसका प्रेशर? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो हो सकता है कि इस कंपोजिशन पर ये प्रेशर इतना आया हो। थोड़ा सा और B मिला दीजिए और घट जाएगा, और मिला दीजिए और घटेगा, मिलाते जाइए मिलाते जाइए मिलाते जाइए, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए। आप एक बात बताइए, यदि लगातार आप B मिला रहे हैं तो A का मोल फ्रैक्शन लगातार घटता जा रहा है और B का मोल फ्रैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है ये 0.6 0.4 पर आया हो, 0.8 0.2 पर आया हो। और एक स्थिति हम ऐसा मान सकते हैं जहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम मानते हैं ऑलमोस्ट 0, और उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा 1। और यदि मान लीजिए कि यह पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पर, तो हम इस पॉइंट को नॉर्मली कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ B है लेकिन A नहीं है। अब आप कहेंगे इसको 0.4 करना है और 0.6, आप इसमें एक आध वैल्यू और बीच में डाल सकते हैं। मतलब हम डिफरेंट कंपोजिशन पर कर रहे हैं, आपको जो इच्छा हो। 0.4 0.6 0.2 0.8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप। इस पॉइंट पर ये बात है, इस पॉइंट पर ये वाला, इस पॉइंट पर ये वाला। मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना 4-5 तरह का कंपोजिशन लिए हैं, जो ये है, और इसका डिस्क्रिप्शन नीचे है कि उस पॉइंट पर वो क्या है, कितना है। अब तो क्लियर है। सुनिए, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकता है कि आप सर ये कह रहे हैं कि B आप लगातार डाले जा रहे हैं, ये तो पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है। B के लगातार बढ़ने से ये तो हमको समझ में आया कि मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 कैसे हो जाएगा। यदि A है तो निश्चित है कि A का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा ही। तो आप एक काम कीजिए ना, इस सॉल्यूशन को साइड कीजिए और एक ऐसा कंपोजिशन तैयार कीजिए जहाँ पर सिर्फ B हो और आप A डाले ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हम सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम इस कंपोजिशन पर वर्क कर रहे हैं, चाहे इस कंपोजिशन को आप जैसे भी तैयार करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब आप ये बताइए कि जिस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 यानी मैक्सिमम होगा, इस केस में इस बर्तन में तो सिर्फ B ही नजर आएगा, तो वेपर भी सिर्फ किसका बनेगा? B का। और उस समय जो वेपर प्रेशर होगा उसी को हम P0 B कह सकते हैं क्या?
तो पी नॉट बी एक हम एडिशनल वाई एक्सिस ले लिए हैं ताकि हम बी के प्रेशर को दिखा सकें। इस पॉइंट पर मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ बी इतना है, इसी को हम लोग बोलेंगे पी नॉट बी। देखो यह भी वाई एक्सिस है, यह भी वाई एक्सिस है, यह भी वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, यह भी वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, आप जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन घट रहा है, लेकिन एक बात यह भी तो है कि एक का मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा होगा। बढ़ किसका रहा है? बी का। इधर से चल रहे हैं तो ए का घट रहा है, बी का बढ़ रहा है। तो थोड़ा उल्टा भी सोच लीजिए, उधर से चल रहे हैं तो ए का बढ़ रहा है, बी का घट रहा है। तो हम जब भी मोल फ्रैक्शन लेके चलेंगे तो वहां पर तो दो कंपोनेंट अपने आप कंसीडर हो जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शनल बात तो तभी आएगी जब दो कंपोनेंट कम से कम रहना चाहिए। हम चाहें तो एक को भी लेके चल सकते हैं, चाहें तो दो को भी लेके चल सकते हैं। तो नीचे मोल फ्रैक्शन दिखाया गया है। तो सुनिए, यहाँ पर जैसे जैसे ए का अमाउंट घटते गया, ए का पार्शियल प्रेशर घटता गया घटता गया घटता गया, और जैसे ही ए हो गया 0 तो उसका पार्शियल प्रेशर भी हो गया 0। ये ग्राफ समझ में आपको कि कैसे हम खींच दिए? थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इस वजह से इसको हम, ये समझ में आई ये ग्राफ? अब सुनिए ये ग्राफ है क्या, किस चीज़ का ये ग्राफ? ये ग्राफ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। देखिए क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है? नहीं है स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, ओरिजिन से पास किया है। अब सुनिए बी के लिए, बी यहाँ मैक्सिमम है, बी का प्रेशर मैक्सिमम है, बी का अमाउंट लगातार घट रहा है, यहाँ आके बी 0, तो यहाँ पर बी का पार्शियल प्रेशर 0 और वहाँ पर बी का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम। और कैसे घटा बढ़ा है उसको भी हम स्ट्रेट लाइन से जान ही रहे कि पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी है। तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पी नॉट बी। जरा बताइए तो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है? यह वह पॉइंट है जहाँ पर दोनों का पार्शियल प्रेशर आपस में समान हो गया है। तो समान हो गया तो देखिए पार्शियल प्रेशर यदि समान हुआ है तो गौर कीजिए वहाँ पर कंपोजिशन समान नहीं है। क्या 0.5 0.5 पर समान हुआ है? ये हो भी नहीं सकता है। देखिए कैसे, ए का पॉइंट आपको थोड़ा ऊपर नजर आ रहा होगा और बी का पॉइंट, इसका क्या मतलब है? अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, तो ए का इसका मतलब है कि ए का ज़्यादा है और बी का कम। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए का यदि कम अमाउंट भी डालेंगे ना तो ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ए की वेपराइजिंग टेंडेंसी अधिक है। तो जरूरी नहीं है कि वो समान कंपोजिशन पर ही समान हो, वह हाँ समान कंपोजिशन पर कब समान होता है? जब दोनों का वेपर प्रेशर अपना अपना समान होता है। अब दोनों यहाँ है, इस तरह से दोनों कट करेगा तो नहीं लगता है कि बीचों बीच कट करेगा। तो इस हिसाब से कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन पर भी उसका वेपर प्रेशर अपना जो है वो समान हो सकता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी जो आप ग्राफ खींचे लास्ट वाला, ये ग्राफ किसका है बताइए? पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। हम जो ये काम कर रहे हैं किस किस लिक्विड पर कर रहे हैं? ए पर और बी पर। सुनिए अब हम अभी तक हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के प्रेशर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंपोजिशन पर सॉल्यूशन के प्रेशर की बात, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात। ये कैसे निकलेगा? एक चीज़ सोचिए आप, दो स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वह भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और पी ए प्लस पी बी यदि हम कर दें तो वही क्या कहलाता है? पी एस। यह भी स्ट्रेट लाइन, यह भी स्ट्रेट लाइन, तो निश्चित है कि जो इसका जो सम होगा वह भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये बड़ा आसान काम है। यदि आप सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पर चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों के पिक पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, यानी यहाँ से लेकर
यहाँ तक। एक्चुअल में ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना? ये बना पी एस का। यही होगा एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। अब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी डिफरेंट कंपोजिशन पर बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखो, यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें यहाँ पर इस कंपोजिशन पर, तो इस कंपोजिशन पर बताइए ए का मोल फ्रैक्शन 0.8, यानी मोल के तौर पर 80 मोल परसेंट में, ये सुनिएगा, एक होता है मोल फ्रैक्शन, एक होता है मोल परसेंट। तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में भी तो वही बात होगा और फ्रैक्शन में भी वही बात होगा, कंपोजिशन तो सेम ही है। 80% ए है, 20% बी है। इस केस में जरा गौर से देखिए आप, 20% बी है, तो 20% बी है तो बी का प्रेशर यहाँ है, यहाँ से इसको मिला दें तो हमको किसका प्रेशर पता चल जाएगा? बी का। इसी पॉइंट पर ए 80% है, तो ए का वेपर भी ज़्यादा बन रहा होगा, तो ए का प्रेशर भी ज़्यादा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी का प्रेशर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए का प्रेशर, और यदि हम दोनों को आपस में जोड़ दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस इतना, तो ये इतना हो जाएगा। ये यहाँ कहीं मैच करेगा? आप देखिए ना, ये पॉइंट ये कहीं उसको कट कर रहा है क्या? तो ये जो पॉइंट आपको मिला, ये वाला पॉइंट, यही किसका वेपर प्रेशर कहलाएगा? पीएस का। यानी इस कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना होगा। बात को समझे कि नहीं? अब देखो, अब आप क्या कीजिए, इस कंपोजिशन पर देखना चाहते हैं, फिर से उसी मतलब जिसके सीध में आप लाइन खींच देंगे उस कंपोजिशन पर पता चल जाएगा। तो मान लीजिए ये आपको इतना आया, फिर मान लीजिए इतना आया। इस तरह से आप चाहें तो डिफरेंट कंपोजिशन पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? तो अभी तक जो काम आप किए, यह काम कंप्लीटली थ्योरेटिकल था, कैलकुलेटेड था, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स था। अब जो काम आप रॉल्ट के अनुसार किए हैं, उसी काम को या उसी कंपोजिशन पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालिए। अब आप लैब में जाइए, 0.8 मोल ले लीजिए ए, 0.2 मोल ले लीजिए बी, और सॉल्यूशन बना दीजिए। तो ये कौन सा कंपोजिशन हुआ? 0.8 और 0.2 वाला। इसके ऊपर बैरोमीटर लगा दीजिए। बैरोमीटर लगाइएगा तो वो बैरोमीटर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का। उस वैल्यू को आप लिखिए कि कितना आया, 0.2 ATM समथिंग, कुछ भी तो आएगा ना। जो आएगा उसको लिखिए, और उसको लिखने के बाद इस ग्राफ पर देखिए कि जो ग्राफ जो वैल्यू आपको दे रहा था 0.8 और 0.2 पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो दे रहा था, क्या वही वेपर प्रेशर लैब में एक्सपेरिमेंट से भी आ रहा है क्या? तो यदि आपको ये 0.8 और 0.2 पर एग्जैक्ट वही वैल्यू आया जो एक्सपेरिमेंट से आया, मतलब यह है कि यह सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है। इस वजह से यह उसी लाइन पर आता जा रहा है जो लाइन दोनों के पिक पॉइंट को आपस में जोड़ रहा है, क्योंकि दोनों के पिक पॉइंट को आपस में जोड़ने वाला लाइन ही सॉल्यूशन का लाइन है, यानी सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो आप ऐसा एक बार नहीं कीजिए, आप डिफरेंट कंपोजिशन पर कई बार ये काम कीजिए। एक बार 0.8 0.2 पर, फिर यही काम आप कीजिए 0.6 0.4 पर, 0.6 0.4 पर लैब में जाके निकाल लीजिए एक बार कि डायरेक्ट वैल्यू निकालिए पीएस का कितना आया। फिर कॉपी कलम पर जो आप ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ से भी तो वैल्यू निकलता है ना। ग्राफ से वैल्यू निकालिए, दोनों को इक्वेट कीजिए कि समान है या नहीं। समान है, और एक बात आप यकीन मानिए, एक बार यदि समान आ गया ना तो हर बार समान आएगा। तो डिफरेंट कंपोजिशन पर 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, हो गया। इसका सीधा मतलब है कि ये जो ग्राफ हम जिस भी बाइनरी सॉल्यूशन ए बी पर हम काम कर रहे थे, यह सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। इस हिसाब से यह सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये हुआ आइडियल वाला बात। अब सुनिए नॉन आइडियल वाला बात। नॉन आइडियल में 2 तरह की बातें हो सकती है, एक होगा नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। अभी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल रहा था सॉल्यूशन का, आपको एग्जैक्ट उसी स्ट्रेट लाइन पर आ रहा था जो दोनों वेपर प्रेशर को आपस में जोड़ रहा है, या यूँ कहें कि सॉल्यूशन वाले लाइन पर आ रहा था। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का डेविएशन देगा
तो सेम कंपोजिशन पर आपका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर नहीं आएगा, या तो इस पॉइंट से ये ऊपर भाग जाएगा या इस पॉइंट से नीचे भाग जाएगा। ऊपर भाग गया तो पॉजिटिव डेविएशन दे दिया, क्योंकि वैल्यू जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया, पी एस इज ग्रेटर देन दिस। और यदि ये वैल्यू नीचे आ गया, इसका मतलब है कि जितना आना चाहिए था उससे कम आ गया, इसका मतलब यह कैसा डेविएशन दे रहा है, निगेटिव डेविएशन। इस हिसाब से ग्राफिकली हमको पता चल जाता है कि वह आइडियल है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव है, या नॉन आइडियल विथ निगेटिव है। उतारिए ग्राफ। सुनो इधर, तुम लोग जो ग्राफ खींचते हो ये दोनों बना देना ए और बी, ताकि पता चले कि लिक्विड ए और लिक्विड बी पर वर्क चल रहा है। इधर सुनिए तो थोड़ा, आप लोग जो ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने में एक गड़बड़ी जो करते हैं आप, वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये पॉइंट दो को इसी तरह से बना लिया, अब पहले ही तुम इसको फिक्स कर दोगे और पहले ही इसको फिक्स कर दोगे ना, तो तुम्हारा ग्राफ गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो आप ऐसा मत क्या कीजिए, यहाँ से लाइन खींच के यहाँ लेके जाइए, यहाँ से लाइन खींच के यहाँ ले जाइए, जहाँ टच किया वहाँ पर पॉइंट दीजिए। आप पहले ही पॉइंट फिक्स कर देंगे तो पॉइंट के अप डाउन होने का चांस रहता है, फिर आपका ग्राफ गड़बड़ होने लगेगा। तो इस तरह से आप काम कीजिएगा तो आसानी से तुरंत तुरंत ग्राफ बनेगा। थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ा भी हो तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बाकी काम आप कीजिए। अच्छा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यह पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको इंडिकेट कर रहा है। और ये इसी स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यह आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि यह रॉल्ट के नियम का पालन किया, इसी वजह से जैसा वो कहा वैसा आया। नहीं तो ये उस लाइन के या तो ऊपर भागेगा, नहीं तो नीचे भागेगा। अच्छा, ये जरूरी है कि पी नॉट ए ही ऊपर रहेगा? पी नॉट बी भी तो ऊपर रह सकता है, जिसका वेपर प्रेशर अधिक होगा वो ऊपर रहेगा। और यह भी हो सकता है कि दोनों आपस में सेम हो, बराबर हो, तो बराबर भी रह सकता है। यदि इस सब चीज़ में तुम इंटरेस्टेड होगे ना और तुमको अच्छा लग रहा होगा, तो घर पर जाके तुम एक बार अपने से पढ़ना, तो बहुत सारा ऐसा बात तुमको एक रिजल्ट के रूप में मिलेगा जो हम नहीं बोलें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो अपनी समझ पर निर्भर करती है। यदि आप खोजी स्वभाव के होंगे तो आप उसको ढूंढ निकालेंगे, और यदि आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है तो ठीक है, ज़्यादा पढ़ के कहाँ जाओगे। देखिए, यदि यह एक आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, तो निश्चित है कि सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा, यह
यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में ही कहीं वैल्यू लाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमम ये ए है ए का, और मिनिमम ये है ए बी का, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, और इस दोनों में छोटा कौन है, बी। तो निश्चित है कि कोई भी कंपोजिशन करेंगे इससे बढ़ नहीं पाएगा और इससे घट नहीं पाएगा। तो बातें बहुत सारी हैं, यदि आप सोचेंगे तो बहुत सारा बात निकलेगा, लेकिन उतना सोचेंगे तब ना। आपको मोबाइल टिपने से चलाने से फुर्सत हो तब तो क्लास में भी बैठे रहते हैं लेके। लिखे नीचे रो, देखिए लाज तो लगता नहीं है। नीचे एरो दीजिए और डिफाइन नहीं लिखिए इसके बारे में। लिखेंगे इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ the experimental value, if the experimental value of vapor pressure of solution lies on the straight line which join the vapor pressure of both pure liquid, then the solution will be ideal. Then the solution will be ideal. अभी जो आप लिखे हैं लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसी में हम कहते हैं कि एबव द स्ट्रेट लाइन देन दैट सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, एंड बिलो द स्ट्रेट लाइन देन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो काम तो खैर हम उस पर भी करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिकली हम उसको समझा देते हैं फिर से। अब यदि ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा तो जो वैल्यू आपको स्ट्रेट लाइन पर मिल रहा है यही वैल्यू आपको कहाँ भागेगा, ऊपर। तो एक बार यदि ऊपर भाग गया तो समझ लो हर बार ऊपर भागेगा, और यदि हर बार ऊपर भागेगा ये पॉइंट, तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आना चाहिए था यहाँ, आ गया यहाँ, ये यहाँ आना चाहिए था, आ गया यहाँ, ये यहाँ आना चाहिए था, आ गया यहाँ। और यदि अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहला बात तो ये कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है और बीच में वैल्यू अप डाउन फ्लक्चुएट कर रहा है, डेविएट हो रहा है। तो इस तरह से ये वैल्यू लगातार इस तरह से भागेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये ऊपर भागा का है, क्योंकि इसमें डेविएशन हो चुका है, और डेविएशन यहाँ नहीं, एक्चुअल में डेविएशन यहीं से स्टार्ट हुआ है। आपको याद है एक बार भागता था ऊपर की तरफ और एक तरफ भागता था नीचे की तरफ। यदि ये वास्तव में स्ट्रेट लाइन होता ना तो मजाल नहीं है कि ये लाइन ऊपर भाग जाता। गड़बड़ी वहाँ नहीं है, गड़बड़ी शुरू हुआ है कहाँ से, इसी नीचे से ही गड़बड़ी स्टार्ट है। एक्चुअल में यह भी जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वास्तव में ये स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं यदि यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे केस में इसको भी हमको चेंज करना पड़ता है, और इस लाइन को हम इस तरह से दिखाते हैं, इसको भी चेंज करना पड़ता है और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिवीजन का ये ग्राफ है, और आप यदि एनसीईआरटी पलटे होंगे तो आपको यही ग्राफ वहाँ पर दिखा होगा, लेकिन जब पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ बुझाया नहीं होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। और समझ में आ रहा है कि ये क्या है ये। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लाइज अबव द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द प्योर लिक्विड, देन दिस सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। और इसी में जब अगला हम काम करेंगे तो ये सब लाइन नीचे से पास करेगा, जो डॉटेड लाइन है, तो वो किस तरह का हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन वाला। फिलहाल तो आप ये वाला फीड से ग्राफ उतारिए और चौचियाइए नहीं, वो उतारना पड़ेगा आपको। तुम लोग इतना ना शॉर्टकट में धीरे धीरे जा रहे हो ना, कि पहले फ़ोटो खींच के भेज दीजिए फिर पीडीएफ बना देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो तुम लोग का पढ़ाई लिखाई तो खैर बर्बाद हो ही रहा है, वो तो हमको दिख रहा है।
थोड़ा बहुत फुर्सत निकालिए मोबाइल से। सेल्फी में सिर्फ सुंदर चेहरा को मत देखिए, उसके अंदर आपका दिमाग कितना फैला या सिकुड़ गया समय के साथ, अंदर की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। शायद दिमाग में कुछ बात अट जाएगा। जिंदगी तो खैर तुम्हारा बहुत आदमी का हम देख रहे हैं, वो हमको दिखता है ना, वो कुत्ता वाला होने वाला है। हाँ, तुमको बुरा लग रहा होगा, बेशक लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि तुम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हो धीरे धीरे। समय रहते नहीं संभला तो अभी हो सकता है तुम मने मन हमको गाली देते होगे, और हम लोग पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं तो तैयार भी रहते हैं सुनने के लिए, लेकिन 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद तुमको हम बहुत याद आएंगे कि सर ठीक है बोला करते थे। तो हम तुम पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकते। अरे बात दो को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। समझना नहीं समझना तुम्हारे मानसिकता पर निर्भर करता है कि तो क्या सोचते हो। इस चैप्टर को 15 से 20 दिन में भी ख़त्म किया जा सकता था, ऐसा नहीं कि ख़त्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर स्टैंडर्ड नहीं पकड़ पाता। यदि आप आईआईटी का क्वेश्चन बनाते तो उसमें आप फंस जाते। तो हम अपना कर्तव्य और जो काम है हमारा वो हम कर रहे हैं। अब आप कहाँ तक इसको लेके जाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। उम्मीद है 2 और क्लासेस में इसको ख़त्म करने में लगेगा। इसको ख़त्म अब जल्दी कर देंगे। हो सकता है संडे को आपका थ्योरी का क्लास हो और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो। न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल फिर अगला संडे होगा, बैठेंगे। अब इसको पहले ख़त्म करेंगे, ये बहुत लंबा जा रहा है चैप्टर। अब ये बोरिंग होने लगा है कुछ कुछ। अब 2-2 महीना करके वो चैप्टर चलते रहेगा तो पागले हो जाएगा आदमी। हालांकि है भी यह बड़ा, तो चैप्टर तो टाइम तो लगेगा। हाँ, एक चीज़ और, इसमें आप यहाँ पर बराबर नहीं दिखा सकते हैं। इस जगह पर यदि ये बराबर रहेगा तो कभी भी ये लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये वाला साइन। आपको याद है इसी साइन में ना पॉजिटिव डेविएशन होता था, और ऐसे भी बड़ा हुआ तब तो ऊपर भागा, छोटा होता तो नीचे भाग जाता। और कहीं कुछ है? ये पी ए बराबर, इसको आप नॉर्मली इंडिकेट कर दीजिए, वहां से आप देख लीजिए उसको। अच्छा ये बताइए, तो पी ए इज ग्रेटर देन हम काहे नहीं लिखे, उसको बराबर ही क्यों छोड़ दिए? क्योंकि सुन लो, क्योंकि पी ए का एक्सपेरिमेंटल मान तुम कभी नहीं निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तुम कभी नहीं निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंट से। काहे नहीं निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते? आप याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि जैसे हम इस दीवार में धक्का मार रहे हैं और हमारे साथ 4 और आदमी धक्का मार रहा है, तो कौन कितना धक्का मार रहा है इसका पता नहीं चल पाएगा। यदि कोई डिजिटल बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है, कोई स्क्रीन जिसमें ये बता रहा हो कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो किसी एक आदमी को चुन के कहेंगे कि भाई कितना लगा है, तो नहीं पता चलेगा। तो पर्टिकुलर का पता नहीं चलता है, तो ग्रेटर है कम है उसका तो नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन का तो पता चल सकता है। हर एक बात के पीछे कंसेप्ट है, यदि आप उसको ढंग से देखिएगा तो। नहीं देखिएगा तो बात ही नहीं है। जैसे एक किसी बर्तन में गैस, 2 गैस बंद है, आप बैरोमीटर लगाएंगे तो बैरोमीटर किसका प्रेशर बताएगा? दोनों गैस का मिला के प्रेशर बताएगा। किसी एक गैस का थोड़े कहेगा कि रे ए तो कितना लगा रहा है बताओ तो जरा, या बी कितना लगा रहा है, ऐसा कुछ बताएगा थोड़े वो। तो पार्शियल प्रेशर या किसी गैस का पर्टिकुलर प्रेशर बताना संभव नहीं है एक्सपेरिमेंट से। वो जब भी बताएगा तो टोटल का बताएगा। तो हम काम भी किस पर कर रहे हैं? टोटल पर। सॉल्यूशन टोटल वाला हुआ तो इस पर किए, इस पर नहीं किए। नीचे लिखेंगे एरो देखे, if the experimental value of if the experimental value of vapor pressure if the experimental value of vapor pressure of solution
lies above the straight line which join the vapor pressure of both the liquid in pure state, then the solution will be non-ideal with positive deviation. Then the solution will be non-ideal with positive deviation. हो गया, लिख लिए। और अगला एक और ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आप घर पर बना लेंगे खुद से। उसमें 2-3 परिवर्तन होना है जिसको आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जो ग्रेटर का साइन है ये स्मॉलर का बनेगा। ये जो ऊपर से ग्राफ पास किया है वो नीचे से पास करेगा, तो नीचे से पास करेगा तो पहले नीचे से पास करा देना इस तरह से, और 2-3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को तुम दिखा देना। तो ये नीचे से पास करेगा तो क्या लगता है, ये सब ऊपर से पास करेगा। कृपा यहीं से आई है, ये नीचे से पास किया है, इसी वजह से वो नीचे से पास किया है। तो असली वजह तो यहाँ है। तो देखिए, एक बार नीचे भाग गया, एक बार ऊपर भाग गया, और ये अब किस डेविएशन वाला सॉल्यूशन हो गया, निगेटिव डेविएशन वाला। तो आप देख लीजिए कि हम क्या किए हैं। इतना ही काम आपको घर पर कर लेना है। ग्राफ में स्टेटमेंट नीचे लिख लीजिए जितना में आपका आ जाए। लिखेंगे इफ, जगह छोड़ दीजिए आप, यदि अभी बनाना हो तो बाद में उतार लीजिएगा, पहले इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लीजिए। एवब की जगह बिलो लिख दीजिएगा, बस यही लिख लो ना। लिखेंगे इफ द वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी, इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, गलत लिखा है शुरू में। इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, if the experimental value of vapor pressure of solution lies below the straight line, which join the vapor pressure of both the liquid in pure state, then the solution will be non-ideal with negative deviation. कल का हमारा टॉपिक होगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और हेनरी लॉ। ये हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। या इसी को एजियोट्रॉप्स भी बोला जाता है। कल से हेनरी लॉ वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन और मात्र लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। कल तो क्लास है ही, संडे को क्लास होगा या नहीं होगा वो हम कल बता देंगे आपको।